आज आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं बूम बूम क्लास के तीसरे चरण में महामैराथन। आपको एक बहुत बढ़िया चीज ऐड कराया हूं, उसको याद रखिएगा। वो है रैपिड मोड। जो आपका ये चल रहा है रैपिड मोड है। थोड़ा स्पीड इसमें ज्यादा होगा और नाउन प्रोनाउन को भी स्पीडली ही मैं मैनेज किया हूं। अतः आप लोग निश्चित रूप से ये समझिएगा कि ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपका बेहतर काम करेगा ये टॉनिक। अतः आप सभी बढ़िया से चैप्टर पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद रैपिड मोड के दायरे में हम लोग आगे बढ़े। जितना जल्दी थोड़ा जुड़ते जाइए ताकि हम इसमें अपना स्टेप आगे बढ़ावें। बिल्कुल सही है, पढ़ते जाएं। बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलते हैं। आपको इंट्रो क्लास में इसमें ध्यान रखें एडजेक्टिव है। ऐसे एक चीज आपको बता देते हैं कि नाउन प्रोनाउन का दायरा में मैं आपको नाउन में 350 प्लस 350 प्लस क्वेश्चन दिया हूं और प्रोनाउन में आपको 330 प्लस क्वेश्चन दिया हूं। एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है। एडजेक्टिव के दायरे में हम आपको करीबन 500 प्लस क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो याद रखें कि जब 500 प्लस क्वेश्चन है तो हमको ये लगा कि क्यों नहीं इसको दो तरह से तोड़ दिया जाए। एक पार्ट को इंट्रोडक्शन पार्ट कर दिया जाए और एक पार्ट को उसका एक्सप्लेनेशन यानी क्वेश्चन का हाई लेवल कर दिया जाए। आपको हमने दो तरह से एडजेक्टिव को बांटने का निर्णय लिया और कहा कि हम दो तरह से आपको एडजेक्टिव बता रहे हैं, दो पार्ट में, दो सेगमेंट में। एक इंट्रोडक्शन लेवल और दूसरा एडजेक्टिव का जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होगा, अपर लेवल होगा। तो 250 क्वेश्चन मैं आपको इंट्रो लेवल का दे रहा हूं और 250 जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आपको सामने आएंगे। हाल ही में एमटीएस का एग्जाम है, तो एमटीएस के एग्जाम के लिए आपका इंट्रो लेवल जरूर उसको टच कर लेगा जितने क्वेश्चन होंगे। इसलिए आपको इससे नहीं घबराने की जरूरत है। इसलिए 250 का दो मैं सेगमेंट लाया हूं, यानी एक इस सैटरडे 250 क्वेश्चन और फिर अगले सैटरडे भी एडजेक्टिव ही चलेगा जिसमें फिर हम लोग 250 क्वेश्चन जज करेंगे। इधर फेसबुक पर राजू रंजन लिख रहे हैं हाई, विशाल कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आशीष कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। फिर आपको यूट्यूब पर विवेक गुप्ता लिख रहे हैं स्टेप आगे बढ़ाइए सर, बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अभिमन्यु कुमार लिखते हैं राधे राधे। निशु कुमार लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। प्रिंस बैठा लिख रहे हैं कि सर एडवर्ब, पहले भी कोई एडवर्ब एडवर्ब चिल्ला रहा था, लेकिन एक बात बताइएगा ये कैसा कथन है, बिना एडजेक्टिव और वर्ब पढ़े हम एडवर्ब कैसे लेकर आए। सौरभ पटेल अच्छा जवाब दे रहे हैं कि भाई सब चलेगा, थोड़ा पेशेंस रखें। कविता कुमारी लिख रही है कि बेटर देन 1000 डेज ऑफ डिलिजेंट स्टडी इज वन। चलिए आगे बढ़ता हूं, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आपको दर्शा रहे हैं एडजेक्टिव में, थोड़ा सा आप लोग आ जाएं। पहले महामैराथन का आप सेगमेंट देख रहे हैं, रैपिड मोड है और वार्निंग ये है आपके लिए कि कृपया चैप्टर पढ़ने के बाद ही देखें। तो चैप्टर पढ़ जो नहीं पढ़ा है थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेशन लगेगा, लेकिन जो चैप्टर पढ़ लिया है उसके लिए टॉनिक का काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंकज कुमार यादव भी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सोनू सिंह लिख रहे हैं मिस यू सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आपको कि एडजेक्टिव में कितने तरह के चीज आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एडजेक्टिव में हमें क्या क्या पढ़ना होता है तो आपको बता देते हैं कि एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है मेरे भाया। एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है। एडजेक्टिव को हम 26 टुकड़ों में बांटकर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप पढ़े होंगे कि नाउन जब पढ़े थे तो नाउन का भी रेंज बड़ा था, लेकिन वो 20 ही सेगमेंट में बट पाया था। प्रोनाउन में आप गए थे तो प्रोनाउन को हम 12 सेगमेंट में बांटे थे और उसके सामने आपको दर्शाए थे। और बिल्कुल अब जो एडजेक्टिव है उसका दायरा बहुत बड़ा होने जा रहा है। ऐसे भी आपको बता दें कि एडजेक्टिव के दायरे में बहुत सारे चैप्टर्स भी आते हैं।
एडजेक्टिव खुद अपने आप में एक एडजेक्टिव चैप्टर है, इसके अलावा ये डिटर्मिनर को भी कवर करता है। साथ ही आपको बता देते हैं कि इसके दायरे में डिग्री भी आता है और आर्टिकल को भी एडजेक्टिव के ही दायरे में कोरिलेट करके पढ़ा जाता है आर्टिकल को। तो ध्यान रखा जाए, इन सभी चैप्टर्स को मिलाकर यदि हम बढ़ते हैं, आपको मिला होगा यहाँ कंटेंट्स में जहां दिए हैं वहां लिखे हैं आपको कि एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है और डिग्री है। चलिए देखते हैं इसका कंटेंट्स पर। कंटेंट्स पर यदि हम बात कर रहे हैं तो ये आपको पहला चीज है इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन होता है कि ध्यान रखें कि किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी का भी जो विशेषता बतावे, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव होता है। कोई भी चीज जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और फॉर ए नाउन विच क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ध्यान रखा जाए, जो नाउन के साथ आ जाए, प्रोनाउन के साथ आ जाए या उसके जगह पर उसके लिए आ जाए, तो वो सब एडजेक्टिव होता है। कब? जब वो विशेषता बताने लगता है तब। एडजेक्टिव के पार्ट्स में आपको प्रॉपर एडजेक्टिव से क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान रखा जाए कि प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो किसी प्रॉपर नाउन से बना हो। इंडिया से इंडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, रसिया से रसियन बना, ध्यान रखा जाए कि जर्मनी से जर्मन बना। तो हमको यदि प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाने का जब मौका मिले तो वो एडजेक्टिव कौन होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। कभी कभी वो कॉमन नाउन के रूप में भी काम करता है। इंडियन, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज का प्रयोग कॉमन नाउन्स के लिए भी किया जाता है, के रूप में भी किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, याद रखें आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं। WH वर्ड जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न करता था तो जबकि नाउन के साथ आकर प्रश्न करे तो इंट्रोगेटिव है। WH में मूलता है, आपको इसमें मिलता है व्हाट मिलता है, जो मिलता है और व्हिच मिलता है। ध्यान रखें, इनको मूलतः इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में पढ़ा जाता है। ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं और ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। WH में कंजंक्शन के अलावा एक चीज और भी याद रखिएगा कि WH रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, जो मैं प्रोनाउन में आगे आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। चलिए आगे बनता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर होता है, ध्यान रखा जाए कि जब संख्याओं का प्रयोग नाउन का विशेषता बताने के लिए किया जाए तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। आपको बता देते हैं कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी तीन तरह से आ सकते हैं। डेफिनिट न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेफिनिट न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें डायरेक्ट आप नंबर या डिजिट का चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट होते हैं। ध्यान रखें, डेफिनिट न्यूमेरिकल बोलते हैं। तो डेफिनिट न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें कि दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्डर दर्शाने वाले होते हैं, एक यानी एक उसका ऑर्डर पेश करते हैं और एक काउंट पेश करते हैं। तो जो ऑर्डर पेश करते हैं उसे ऑर्डिनल्स बोलते हैं और जो काउंट पेश करते हैं उनको कार्डिनल्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये कार्डिनल्स हैं, जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो क्या है? कार्डिनल्स है। विकास कुमार लिख रहे हैं सर साउंड कट कट के आ रहा है। वर्मा लिख रहे हैं सर साउंड स्लो आ रहा है। क्या ये सही है? मनीष कुमार लिख रहे हैं कि साउंड ठीक है सर। चलिए ठीक है, आशा है कि सही हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आगे कह रहा है क्या कि इसमें मैं बोल रहा था कि न्यूमेरिकल दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स जो होता है वो डेफिनिट न्यूमेरिकल्स होता है जिसके दायरे में ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स आते हैं, और यदि दूसरा होता है वो इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होता है। इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर बयान नहीं कर पाते हैं, जैसे ऑल, सम, मोस्ट, मेनी, मच, मेनी, फ्यू, ये सब का प्रयोग हम करते हैं जब काउंटेबल्स के लिए ये यदि आते हैं तो याद रखा जाए कि इन्हें इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, आगे यदि मैं बात कर रहा हूं ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होते हैं। हाँ, एक न्यूमेरिकल्स और भी हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट के अलावा एक न्यूमेरिकल्स वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल्स माने जाते हैं। उन्हें ईच, एवरी, ईदर, नीदर के दायरे में दर्शाया जाता है, परंतु उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़ना बेहतर है, इसलिए आपको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी उसको पेश किए हैं। ध्यान रखा जाए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, तो जो यदि काउंटेबल्स के साथ आ जाएगा तो वो तो हमारा नंबर है, लेकिन यदि अनकाउंटेबल्स के साथ आता है तो वो क्वांटिटी है।
मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ, ये सब जब वर्ड प्रीसीड करने लगे अनकाउंटेबल नाउन को तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के दायरे में आता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, दिस दैट दिस दोज, याद करें दिस दैट दिस दोज सच, इनका प्रयोग आप पढ़े थे कि यदि नाउन के बदले में आकर ये नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते थे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, जबकि ये नाउन के साथ आकर यदि नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करें, नाउन को प्रीसीड करने लगे तो वहां ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दिस दैट जो है अपने बाद सिंगुलर नाउन को फॉलो करता है, सिंगुलर नाउन उसके बाद आता है और सिंगुलर नाउन के द्वारा फॉलो होता है, और ध्यान रखिएगा कि जो दीज दोज है ये सब प्लूरल के द्वारा फॉलो होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अभी मैंने चर्चा किया था। कुछ किताबों में कुछ आप पढ़ने को मिलेगा आपको कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव है उसे न्यूमेरिकल्स के दायरे में ही डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल्स डाल दिया जाता है, और नहीं तो एक्सप्लेन किया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े हैं ईच, इधर, इधर, याद करें ईच, इवरी, इधर, नीदर, यदि नाउन के साथ रहे, नाउन को प्रीसीड करे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आपको यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी ये पढ़ने को मिले हैं। याद रखिएगा अब है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी जो होता है किसी भी चीज का क्वालिटी, अच्छाई बुराई जो भी हम पेश करें वो सब क्वालिटी है। आपकी अच्छाई भी आपकी क्वालिटी है और बुराई भी क्वालिटी है। एक पॉकेटमार की क्वालिटी है कि वो सफाई से पॉकेट साफ कर लेता है, आप करके देखेंगे मुकालत से मुलाकात हो जाएगा। बात बनता है यहाँ पर कि गुड बैड टाल यंग स्ट्रांग जितना है ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि इसी को कहीं कहीं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। यदि कहीं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव लिखा जा रहा है तो उसको कुछ दूसरा मत समझिएगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है जो डिस्क्रिप्शन देता है। ध्यान रखा जाए। इसके बाद इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। जो इम्फेटिक प्रोनाउन आप पढ़े होंगे, याद करें माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देमसेल्व्स, ये इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में आता है। लेकिन एडजेक्टिव उससे भिन्न होता है, वो एडजेक्टिव नहीं बनता। इम्फेटिक एडजेक्टिव में केवल दो चीज आता है, एक ऑन का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद द वेरी का प्रयोग किया जाता है। ये इम्फेटिक इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बात बनता है आगे कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के दायरे में कुछ ज्यादा नहीं है। WH में एक वर्ड है व्हाट। यदि व्हाट का प्रयोग आपको सरप्राइज शो करने के लिए, एक्सक्लामेशन शो करने के लिए किया जाए, व्हाट अ गुड पेन, व्हाट एन आइडिया सर जी, बहुत बढ़िया आइडिया के प्रचार में अभिषेक बच्चन बोला करता था व्हाट एन आइडिया सर जी, तो वहां पर व्हाट क्या है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का दो तरह से मूलतः यूज होता है, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में और प्रीडिकेटिव फॉर्म में। एट्रीब्यूटिव कब होता है, जब नाउन को प्रीसीड करने लगता है, नाउन के ठीक पहले आकर उसे डिफाइन करता है, उसको क्वालिफाई करता है, तो वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव ऑफ वो एट्रीब्यूटिव फॉर्म होता है। जबकि प्रीडिकेटिव फॉर्म होता है क्या, प्रीडिकेटिव फॉर्म होता है कब, जब वो वर्ब के साथ वर्ब को फॉलो करते हुए अगर एडजेक्टिव आने लगता है तो वहां पर आता है वो प्रीडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव कौन होता है, तो एट्रीब्यूटिव है जो नाउन को प्रीसीड करता है, और जो प्रीडिकेटिव होता है वो कौन होता है, तो जो वर्ब के साथ अगर कनेक्टेड रूप में आता है, यानी प्रीडिकेशन में जो यूज किया जाता है, प्रीडिकेट पार्ट में जो आने लगता है वो होता है प्रीडिकेटिव। हाँ, ध्यान रखा जाए। एक और यहाँ फॉर्म है इंटरपोलेटेड यूजेज। इंटरपोलेटेड क्या होता है, ध्यान रखा जाए कि कभी कभी आपको एडजेक्टिव ऐसा भी मिलता है जी जो नाउन प्रोनाउन के लिए आता तो है लेकिन दूर दूर तक नाउन प्रोनाउन से जुड़ा हुआ नहीं मिलता है, वो सेंटेंस में कहीं और डिफाइन करने लगता है, तो वो डिफाइन होता है या वाक्य के शुरू में ही आ जाता है, तो वैसे एडजेक्टिव को इंटरपोलेटेड कहा जाता है। टायर्ड, एग्जॉस्टेड, आई रीच्ड द स्टेशन, थका मांदा मैं स्टेशन पहुंचा, तो मेरा ही विशेषता है कि मैं थका था, इसके बाद एग्जॉस्टेड था, पूरी तरह से थक कर चूर था, तो वो मेरे लिए आया एडजेक्टिव कहाँ आया, तो शुरू में ही आ गया, तो वो डिफाइन कर रहा है बिल्कुल आजाद रहकर, अकेला रहकर यदि वो डिफाइन करने लगे तो उसको इंटरपोलेटेड कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दें, इंटरपोलेटेड यहां बता दिए। अब क्या है कि सम यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, यहां पर हम एडजेक्टिव आपको बताएंगे जिसमें कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि बोथ में, ऑल में क्या अंतर है, ईच एवरी में क्या अंतर है, अटमोस्ट अटरमोस्ट में क्या अंतर है, ये सब जो यूज बताऊंगा मैं वो होगा आपका
यूजेस, सम यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। हाँ, इसके दायरे में एक चीज आपको और बता सकते हैं, याद रखिएगा कि ये डिटर्मिनर में भी कुछ इसके पार्ट्स पढ़े जाते हैं, तो आप डिटर्मिनर और यूजेज ऑफ एडजेक्टिव के बीच में फंसिएगा मत। आपको सीधा यही याद रखना होगा, आपको बिल्कुल यही याद रखना होगा कि ये यूजेज ऑफ एडजेक्टिव है। इसके से दायरे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनर्स जो हैं यही इसी का फॉर्म है, डिटर्मिनर्स। ऐसे तो आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर के दायरे में पढ़ा जाता है, इसलिए याद रखें हम अलग अलग कर दिए हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके दायरे में कुछ भी छूट नहीं रहा है। ध्यान रखें, अब आर्टिकल्स है, यूज ऑफ ए एंड दी है, और कहां कहां इसका नहीं यूज प्रयोग होता है, नो यूसेज ऑफ आर्टिकल, तो उसको भी हम कवर करेंगे। फिर आपको बता देते हैं कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक साथ आने लगे तो उनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होता है हमारा प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान रखें, तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हम आपको बताएंगे। डिग्री में आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन होता है डिग्री का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसके 3 फॉर्म होते हैं। और डिग्री करता क्या है, तो किसी क्वालिटी को मेजर करता है, किसी में क्वालिटी का एक्सटेंट बताता है, किसी में कोई क्वालिटी है तो किस हद तक है, किस मात्रा में है, उसका जो आकलन है वो डिग्री है। और वही आकलन 3 फॉर्म में आ जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आपको बता दें कि फॉर्मेशन से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है। जनरल सेंस में लोग ये मानते हैं कि ई आर जोड़कर पॉजिटिव में कंपैरेटिव बनता है, ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनता है, मोर मोस्ट जोड़कर भी, जिसमें सिलेबल का पार्ट 2 हो या कुछ में दो से ज्यादा रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 सिलेबल वाला में भी हम मोर मोस्ट लगाते हैं, फुल से अंत करता है, INC से अंत करता है, आदि आदि बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें हम 2 में भी मोर मोस्ट का ये प्रयोग करते हैं, वो सब भी चर्चा है। तो कहाँ ई आर ग्रुप लगेगा, कहाँ मोर लगेगा, कहाँ ईएसटी, कहाँ मोस्ट लगेगा, या कहाँ एक दूसरे के जगह पर यूज हो। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज से, किसी अदर लैंग्वेज से बोरोड एडजेक्टिव हैं, उसका डिग्री कभी भी ई आर ईएसटी मोर मोस्ट के नियम को फॉलो वो नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो जैसे गुड का बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, वेल का भी बेटर हो गया, द बेस्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे हम जब यूज करेंगे तो उसको भी हमको ध्यान रखना होगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान दें, पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड जो रूल्स हैं, यूसेस हैं, उसको भी हमको पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का जो रूल्स है, यूसेस है, उससे भी हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सुपरलेटिव से भी जो होते हैं उससे भी हमारा क्वेश्चन पढ़ना होगा। पॉजिटिव डिग्री, दैट इज द सिंपल क्वालिटी ऑफ समथिंग। comparative degree, that is the higher range or higher quantity of a quality in comparison to positive, and the highest quantity of क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव। यदि चरम सीमा पर कोई क्वालिटी हो तो वो होता है सुपरलेटिव, जिसका हम चर्चा आगे करेंगे। आगे है रूल्स रिगार्डिंग इंटरचेंज ऑफ डिग्री। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में इंटरचेंज आते हैं, यानी एक ही बात को कैसे हम पॉजिटिव में रख सकते हैं, एक ही बात को कैसे कंपैरेटिव में रख सकते हैं, वही बात कैसे सुपरलेटिव में रखा जा सकता है, इसको हम इंटरचेंज के दायरे में रखते हैं। वहां से भी कुछ नियम जनरेट होते हैं, कुछ रूल बनते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा, हमारा इंटरचेंज का होगा। हाँ, एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको। वो क्या है कि आपका पार्टिसिपल होता है, यानी वर्बियल एडजेक्टिव। कभी कभी वर्ब से भी एडजेक्टिव ऐसा फॉर्म बनता है जो कि आपको बताते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखा जाए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। यदि हम V1 में ING जोड़कर, वर्ब में ING जोड़कर एडजेक्टिव का काम लेने लगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यदि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म से या कुछ और मॉडिफाइड फॉर्म से यदि हम एडजेक्टिव का काम लेने लगे तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। और यदि हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल कभी कभी एडजेक्टिव का काम करता है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो याद रखा जाए कि 3 तरह के पार्टिसिपल से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान रखा जाए, दिस पार्टिसिपल शोज व्हाट कंडीशन इज रनिंग विथ इट्स नाउन।
फर्स्ट पार्टिसिपल शोज व्हाट कंडीशन हैज हैपेंड विद द नाउन, ये बताता है कि क्या घटना चल रही है, ये बोला है कि क्या घटना चल चुकी है। और परफेक्ट पार्टिसिपल बिल्कुल अलग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है एक घटना को क्वालिफाई करते हुए दूसरे घटना को जनरेट करता है। तो याद रखिएगा कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। आगे आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी कुछ नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है, कुछ वर्ब से एडजेक्टिव बनाया जाता है, कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए भी एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं, तो वहां पर भी हमको एडजेक्टिव से क्वेश्चन मिलता है। ये रहा है आपका 26 तरह का क्वेश्चन जो आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ना है। हम इन सब से आपको रूबरू कराएंगे। और चलिए अब मिलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में। आप सभी को बिल्कुल स्वागत है। एक बार फिर से ये कहने जा रहा हूं कि अश्वमेध का तीसरा अश्व छोड़ रहा हूं। किसी को लगाम पकड़ना हो तो आसानी से पकड़ ले और उसके बाद वो आए और इससे ये रिकॉर्ड को तोड़े। इसके बाद हम अगला रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। चलिए आप सभी को शुभकामना। अंकित कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। इसके बाद इंडियन रेलवे आईआर लिख रहे हैं ऑल इज वेल सर। प्रदीप पासवान लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। राजन चौहान गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं। तनवीर आलम गुड नून लिख रहे हैं। मनीष यादव लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। स्माइल प्लीज ऑफलाइन नहीं चलता है, अब क्या? क्यों बाबू? ऑफलाइन बिल्कुल चलता है और बहुत शानो शौकत से चलता है। और ऑफलाइन के अलावा आपको एक गिफ्ट दे दिया हूं ऑनलाइन, ये गिफ्ट को भी संभाले रखिए। और एक बात आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन आपके लिए एक असिस्टेंस का काम कर रहा है, एक आपके लिए एक्जिलरी है। ये मत समझिएगा, इसी पर आधारित मत होइएगा। बिना ऑफलाइन कहीं भी पढ़ाई होता हो, एक दावा का आपको बता देते हैं कि बिना बढ़िया से ऑफलाइन का तैयारी किए, बिना कॉपी किताब से उलझे, केवल ऑनलाइन के बदौलत किसी की बादशाहत नहीं हो सकती। हाँ, ऑनलाइन इतना जरूर आपको मदद कर सकता है कि यदि ऑफलाइन में थोड़ा कॉपी किताब से आप लगे हैं, थोड़ा भी अगर मेहनत कर रहे हैं, कॉपी किताब से उलझते हैं, तो ऑनलाइन आपको इस लेवल का जरूर बना देगा दोनों का कोलैबोरेशन से कि आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन केवल आश्रित हो जाइएगा तो ये नहीं संभव है। चलिए बढ़ता हूं आगे। और ये भी नहीं कह रहा हूं पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, ये सब आपके सिंसियरिटी पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए इधर मनीष मेहता के लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। पंकज गणेश भी लिख रहे हैं नमस्कार सर। दीपक पांडे लिख रहे हैं सर चलिए बहुत बढ़िया। सोनू कुमार लिख रहे हैं नमस्ते सर। आप सभी को नमस्ते, आप सभी को शुभकामना। इधर सौरभ पटेल कह रहे हैं सर हमारी उड़ान देखनी हो तो आसमां से कह दे कुछ और ऊंचा हो जाए। ऐसे कहिएगा तो नहीं होगा, उसे थोड़ा जोश में कहिए। कहिए कि हमारी उड़ान देखनी हो तो ये आसमां से कह दे थोड़ा और ऊंचा हो जाए। चल आगे बढ़ते। रागिनी हैज अ प्लास्टिक ब्यूटीफुल डॉल। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, अब थोड़ा सा गियर बदल सकता हूं मैं। रागिनी हैज ए प्लास्टिक ब्यूटीफुल डॉल, यहीं पर गलती है, ध्यान दे। ब्यूटीफुल क्या है तो डिफाइनिंग एडजेक्टिव है, यह भी क्या है तो डिफाइनिंग एडजेक्टिव है। लेकिन अभी अभी बोला हूं कि जो आपका मटेरियल बेस्ड एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के नजदीक रहता है। अतः कहीं भी ऐसा यूज ना करेंगे कि प्लास्टिक ब्यूटीफुल, ये होगा क्या कि ब्यूटीफुल प्लास्टिक डॉल। ऐसे आपको बता दे कि क्वालिटी बेस्ड एडजेक्टिव जो है वो मटेरियल बेस्ड एडजेक्टिव से के पहले होता है, मटेरियल बेस्ड एडजेक्टिव से पहले होता है। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ रहा हूं कि टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हार्ट्स बीटिंग। ध्यान रखा जाए, कह रहा है कि टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट। जब दैट लगा दिया इसका मतलब क्या है कि सच के साथ तो दैट आता है, लेकिन क्या ये तुलना हो रहा है? नहीं हो रहा है। तुलना नहीं हो रहा है तो क्या कहेंगे, उसकी इंटेंसिटी दर्शा रहा है। अतः सच हायर के जगह सच हाई का प्रयोग करेंगे। सच के बाद हम पॉजिटिव फॉर्म का यूज करते हैं। अतः याद रखिएगा कि यहां पर हायर को हम हाई में बदलेंगे। ऑप्शन नंबर बी,
आई हैव ए न्यू लॉन्ग गाउन, ध्यान रखा जाए कि न्यू लॉन्ग गाउन एडजेक्टिव ऑफ साइज जो है, एडजेक्टिव ऑफ साइज जो है वो हमेशा एडजेक्टिव ऑफ एज के पहले होगा। और यही नहीं, एक चीज याद रखिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ जो साइज है, एडजेक्टिव ऑफ जो साइज है वो एडजेक्टिव ऑफ कलर के भी पहले होगा। कलर और एज के पहले होता है, यानी जो एडजेक्टिव ऑफ साइज है वो प्रिसीड करने लगता है। तो बोलिए लॉन्ग क्या है, साइज है, न्यू ओल्ड क्या है, एज है। तो यहां होना चाहिए ए लॉन्ग न्यू गाउन। आंसर नंबर कौन बना, सी। निखिल हैज 3 लार्ज हाउसेस। फिर यहां पर ध्यान दें, यहां पर साइज जो है न्यूमेरिकल से भी पहले यूज करते हैं, तो 3 लार्ज नहीं, क्या होना चाहिए, लार्ज 3 हाउसेस। तो यहां पर डिफाइन कर रहे हैं हाउस को लार्ज 3 से, यहां तो लार्ज 3 हाउसेस होना चाहिए। आंसर नंबर कौन आपका है, ए। फर्स्ट स्टेप इन अ rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists। ए फर्स्ट स्टेप, यहीं पर दिमाग लगाइए। फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल्स है। ऑर्डिनल्स के पहले हम का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द लास्ट का प्रयोग यहां पर होता है। तो अब ऑप्शन नंबर कौन बना है, ए। आगे है कि ए डे बिफोर यस्टरडे, यानी कल से एक दिन पहले, परसों। यहां कह रहा है क्या कि सी मेट विथ एन एक्सीडेंट, वो मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसे एक दुर्घटना हो गया। एंड हर एवरी हैंड वाज ब्रूज्ड बैडली। कह रहा है क्या कि परसों उसको एक दुर्घटना हो गया। मेट विथ एन एक्सीडेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हर इवरी हैंड, इवरी कब लगता है, तो ईच और इवरी में थोड़ा सा अंतर ध्यान दीजिएगा। यदि दो का चर्चा करेंगे तो ईच का प्रयोग होता है, दो में प्रत्येक का बात करेंगे तो ईच होता है, और दो से ज्यादा का प्रत्येक करेंगे तो वहां ईच भी होता है और इवरी भी होता है। ईच दो से ज्यादा में भी यूज होता है, ईच दो से ज्यादा दोनों में भी यूज होता है। जबकि इवरी क्या करते हैं, तो केवल दो से ज्यादा में यूज होता है। तो बताइएगा कि उसका 2 ही हाथ है, तो 2 ही हाथ है तो क्या इवरी होगा कि हर ईच हैंड होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बनेगा, शी वियर्स अ स्ट्रॉ इंडियन हैट्स। यहां गलती है, स्ट्रॉ इंडियन है, हैट्स नहीं, इंडियन स्ट्रॉ हैंड्स होना चाहिए। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो भी मटेरियल एडजेक्टिव के, मटेरियल मेड एडजेक्टिव के पहले होगा। ऐसे भी एक बात अभी अभी तो बोला हूं कि अस्ट्रॉ, अस्ट्रॉ क्या है, तो तिनका याद से बना हुआ, तो मटेरियल ही है हेड्स के लिए, तो वो इसके नजदीक होगा, तो इंडियन अस्ट्रॉ होना चाहिए। आंसर नंबर, आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां ये बात मैं आपको प्रोनाउन में भी बताया हूं, केस में भी बताया हूं कि सब्जेक्ट का तुलना किससे होगा, तो सब्जेक्ट से होगा। कंपैरिजन इज मेड इन द सेम केसेस। ध्यान रखा जाए, कंपैरेटिव फॉर्म फॉलोड बाय देन, कंपैरेटिव फॉर्म फॉलोड बाय देन मेक्स कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्टिव फॉर्म विद सब्जेक्टिव केस, याद रखा जाए। लेकिन ओ आर वाला यदि रहता है तो उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से हो जाता है। ही इज सीनियर टू आई नहीं, सीनियर टू मी, लेकिन ही इज टॉलर देन आई, आई एम जो यूज करें तो याद रखें यहां पर क्या है कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम नहीं, ही नहीं, ही इज होता है। जब सब्जेक्ट के तुलना सब्जेक्ट से कीजिए, यहां पर यदि जो तुल्य है आपका प्रोनाउन आ जाए, यदि कौन सा आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, दे आ जाए, वन ईट आ जाए, वन आ जाए, प्रोनाउन रहे कैसा रहे, तो सब्जेक्टिव केस में रहे तो एक अलग से वर्ब ऐड किया जाता है, तब सेंटेंस को समापन दिया जाता है, तो वहां ही इज होना चाहिए। हाँ, जो आपको बता दें कि मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग यहाँ वर्ब ऐड करते हैं, आज जो कोई ट्रेडिशनल अंग्रेजी पहले वाला था उसमें लोग कहता था कि नहीं भी ऐड करेंगे, केवल सब्जेक्ट ऐड कर देंगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम एक्सेप्ट इसको नहीं कर रहा है, इसलिए आप वर्ब लगाना सीखिएगा। आंसर नंबर, आई एम रादर गुड टुडे। ध्यान रखा जाए, आई एम रादर, रादर के बाद हमेशा
कंपैरेटिव फॉर्म को तरजीह दीजिएगा। किसको तरजीह दीजिएगा? कंपैरेटिव फॉर्म को तरजीह दीजिएगा। आप ऐसे समझिएगा कि कंपैरेटिव फॉर्म के पहले मच आ सकता है, फार आ सकता है, या रादर आ सकता है। मच, फार और रादर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आई एम रादर गुड टुडे की बेटर टुडे का प्रयोग होना चाहिए। आंसर नंबर बी। आई एम वेरी थैंकफुल, मैं बहुत एहसानमंद हूं, टू हर, उसका, एज सी यूज्ड टू सी मी एट द हॉस्पिटल एवरी 5 आवर्स। कह रहा है कि मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे हॉस्पिटल में देखने आती थी हर 5 घंटे पर। एक बात आपको बता दूं, एवरी जो है अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ऐड करता है। एवरी स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड, एवरी पेन यूज होता है। परंतु यदि एवरी के बाद कोई न्यूमेरिकल ऐड हो जाए, एवरी के बाद कोई न्यूमेरिकल ऐड हो जाए, तो याद रखिएगा कि हमेशा इसका नाउन प्लूरल होना चाहिए। एवरी 5 आवर्स, इसका मतलब कि हर 5 घंटे पर। एवरी 10 कैंडिडेट्स, मतलब कि हर 10 कैंडिडेट पर एक। इट मीन्स every 5 hours, it means once in 5 hours, once in 5 hours, every 10 candidates, one in 10 candidates। तो याद रखा जाए on one in every 10 कैंडिडेट। तो ध्यान रखा जाए। अब यहां बात बना है कि एवरी आवर्स होना चाहिए। आंसर नंबर डी। डोंट टॉक टू हिम, उससे बात मत कर, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर these days। एक फ्रेज है, इन ए टेम्पर, इन ए टेम्पर, गुस्सा में, गुस्सा में। फिर फ्रेजल आपका आ रहा है। मैं जानबूझकर आपको नियमों से ज्यादा फ्रेज पर इसलिए ऐड करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम यही अटैक कर रहा है। नियम जो है वो ट्रेडिशनल हो चुके हैं और फ्रेज जो है वो जल्दी टच से बाहर चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, इन ए टेम्पर। ऑप्शन नंबर कौन? The roads in Delhi are cleaner than the roads in Patna। याद रखा जाए, कंपैरिजन में नाउन का तुलना, नाउन का रेपिटेशन नहीं होता है। In grammatical term it is called the logical comparison। If you make the logical comparison, you must be knowing that the repetition of noun is avoided in comparison। You have to replace it by using that, that of, those of। याद रखा जाए कि यदि कहीं कंपैरिजन रहे तो कंपैरिजन में नाउन का पुनरावृत्ति से बचिएगा। तो यहाँ द रोड्स यूज कर दिया कि दिल्ली की सड़कें पटना की सड़कें से ज्यादा साफ सुथरा है, तो यहाँ रोड्स को दोज यूज करना पड़ेगा, दोज इन पटना। तो यहां दोज इन पटना यूज करेंगे। आंसर नंबर कौन बना? राजेश इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। ध्यान दें, राजेश इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट स्टूडेंट्स नहीं, मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर। जब भी कंपैरिजन में आएगा तो एनी को बिना अदर के नहीं छोड़ सकते, ऑल को कंपैरिजन में आएगा तो अदर को नहीं छोड़ सकते, नो के साथ कंपैरिजन करेगा तो बिना अदर का नहीं छोड़ सकते, मोस्ट का भी आएगा तो बिना अदर का नहीं छोड़ सकते। तो मोस्ट अदर स्टूडेंट्स होना चाहिए। आंसर नंबर कौन? द ट्रेन इज गेटिंग फास्ट एंड फास्टर। ध्यान रखा जाए, कह रहा है कि द ट्रेन इज गेटिंग फास्ट एंड फास्टर। इस कंपैरिजन को प्रोग्रेसिव कंपैरिजन कहा जाता है। प्रोग्रेसिव कंपैरिजन बोला जाता है ग्रामेटिकल टर्म में। याद रखा जाए, तो प्रोग्रेसिव कंपैरिजन कैसा होता है? तो यदि किसी में कोई क्वालिटी बढ़ा तो बढ़ते चला जाए, घटा घटते चला जाए, तो वो प्रोग्रेसिव है, मतलब उसका कंपैरिजन का प्रोग्रेस हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव फॉर्म को डबल कर दिया जाता है, एंड से ऐड कर दिया जाता है। तो क्या बना कि द ट्रेन इज गेटिंग फास्टर एंड फास्टर। लोग बोलते हैं आप दिनों दिन मोटा होते जा रहे हैं, यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर। सिचुएशन बद से बदतर होते जा रही है, द सिचुएशन इज गोइंग वर्स एंड वर्स। ट्रेन तेज तेज और तेज होते जा रही है, द ट्रेन इज गोइंग फास्टर एंड फास्टर। पेशेंट दिनों दिन ठीक हो रहा है, द पेशेंट इज गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर। तो अब बताइएगा, फास्ट एंड फास्टर की फास्टर एंड फास्टर। एक बात और याद रखिएगा, इसको दूसरे एक तकनीक से भी देख सकते हैं।
इसको पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव +2 प्लस कंपैरेटिव से भी दर्शाया जा सकता है, सेम सेंस निकाल सकते हैं आप। ध्यान रखें कि ट्रेन करेगी द ट्रेन इज गेटिंग फास्टर एंड फास्टर, तो इसको ऐसे कह सकते हो कि द ट्रेन इज गेटिंग फास्ट टू फास्टर, या तो फास्टर एंड फास्टर, नहीं तो फास्ट फास्टर। नहीं तो एक चीज और ध्यान दे, ऐसे ही एक ऑप्शन और भी आ जाएगा कि यदि कंपैरेटिव +2 तो सुपरलेटिव हो जाएगा। साफ साफ है कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। द ट्रेन इज गेटिंग फास्टर एंड फास्टर, द ट्रेन इज गेटिंग फास्ट टू फास्टर, द ट्रेन इज गेटिंग फास्टर टू द फास्टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जवाब मिल गया। द सिचुएशन इज गोइंग वर्स टू वर्स। ध्यान दें, जब टू से जोड़ दिया तो वर्स टू होगा कि वर्स टू वर्स होगा कि बैड टू वर्स होगा, और नहीं तो टू हटा दो तो एंड से जोड़ दोगे तो भी वर्स एंड वर्स हो जाएगा। यदि बैड टू वर्स और नहीं तो वर्स एंड वर्स, दोनों तरीका आप अपना लीजिएगा। इसमें तो एक ही ऑप्शन में है तब तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन इसी को बीच से काट दे तो क्या कीजिएगा, तो वैसी स्थिति में आपका अपना दिमाग का क्षमता काम करता है। आंसर नंबर सी। इट सीम्स टू मी, मुझको ऐसा लगता है, दैट द गर्ल्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस ब्यूटी कंटेस्ट। मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई भी लड़की इस ब्यूटी कंटेस्ट में भाग लेने नहीं जा रही है। तो बताइएगा हमें कि नीदर के साथ कहीं गर्ल्स होगा कि गर्ल होगा, क्योंकि ईच एवरी वन, ईच एवरी, ईदर नीदर, एवरी वन प्रोनाउन है और एवरी एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। ध्यान रखें कि ईच एवरी ईदर नीदर के बाद नाउन सिंगुलर यूज होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यहाँ गर्ल होना चाहिए, तो वर्ब भी आर नहीं होना चाहिए। आपको जवाब मिल गया होगा। कह रहा है कि एनी vivacious woman is standing at the door and she is very much desirous of talking to you। कह रहा है कि एक बहुत विवेशियस वुमन, यानी एक स्वच्छंद औरत वहां खड़ी है दरवाजे पर और वो बहुत इच्छुक है आपसे बात करने। तो बताइएगा कि एनी विवेशियस, ध्यान रखा जाए, एनी विवेशियस ये गलत है। ए विवेशियस, किसी को इंट्रोड्यूस करना हो इंडेफिनिट वे में तो ए एन का प्रयोग करेंगे, यहाँ एनी का प्रयोग नहीं, ए का प्रयोग होगा। ए विवेशियस औरत, वुमेन इज सिटिंग एट द डोर। आंसर नंबर कौन बना? द फास्ट यू रन द क्विकर यू रीच। इस तरह का क्वेश्चन मैं बताया हूं, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल कंपैरिजन। इसी को हम बोले थे, इसको पैरेलल कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ये क्या होता है कि दी प्लस कंपैरेटिव फॉर्म प्लस क्लाउज प्लस दी प्लस कंपैरेटिव फॉर्म और फिर क्लाउज का निर्माण करता है। तो ध्यान रखा जाए कि द फास्ट यू रन नहीं, द फास्टर यू रन द क्विकर यू रीच। आंसर आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए। राम इज एज स्मार्ट एज इफ नॉट अ स्मार्टेस्ट। ध्यान रखा जाए कि राम उतना स्मार्ट है जितना कि मोहित, न कि उससे ज्यादा। तो फिर ये दो का चर्चा है, न कि उससे ज्यादा, तो इसका लॉजिक होता है एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज। यदि इसी में इफ नॉट जुड़ जाए तो निश्चित रूप से वो स्ट्रक्चर कंपैरेटिव का हो जाता है। तो राम इज एज स्मार्ट एज मोहित, इफ नॉट स्मार्टेस्ट नहीं, स्मार्टर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। कह कि मिस्टेक से उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तो एक बात बता दूं, ये फिर फ्रेजर बात है, बाई मिस्टेक होना चाहिए। ऐसे भी प्रेपोजिशन को फॉलो करने वाला यदि सेंस है, प्रेपोजिशन को जो फॉलो करता है वो नाउन जनरल सेंस में वो आर्टिकल नहीं ग्रहण करता है। बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई मिस्टेक यूज करते हैं हम लोग। तो ध्यान रखें, ये तो फ्रेज है, बाई मिस्टेक होना चाहिए। बीच ऑफ द मैगजीन्स डू यू लाइक द बेस्ट। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव फॉर्म जो होता है वो अपने पहले दी ग्रहण करता है, ये सबके भेजे में बात बैठा हुआ है। सुपरलेटिव फॉर्म जो होता है वो अपने पहले, सुपरलेटिव फॉर्म इज प्रीसीडेड बाय दी, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर, जनरल रूल
very well. But in certain condition, what happens? Just I'm going to tell you that superlative form avoids taking article the. In certain cases, you have to mind it that superlative forms avoid taking article the. When it happens, just I'm going to mention here. ध्यान दें कि यदि सुपरलेटिव फॉर्म पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद आ जाए तो यहां आर्टिकल बंद हो जाता है. आई विल ट्राई माई बेस्ट, ही विल ट्राई हिज बेस्ट. याद रखें, हिज बेस्ट, हिज वर्स्ट, यानी सुपरलेटिव फॉर्म आर्टिकल बंद कर देगा कब? जब पॉसेसिव के बाद आएगा तब. पहला पॉइंट आपको दर्शाए. एक दूसरा याद रखिएगा कि यदि कहीं एक से ज्यादा अगर सुपरलेटिव एक ही व्यक्ति वस्तु के लिए आ जाए तो पहला को छोड़ के बाकी में आर्टिकल लेना बंद कर देगा. राम इज द टॉलेस्ट, द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम बॉय. नहीं, सीधे बनेगा राम इज द टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम बॉय. वहां केवल पहला को छोड़ के बाकी में आर्टिकल नहीं लगेगा. और तब एक बात बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यदि लाइक का सेंस रहे, पसंद करना या डिसलाइक का बात करेंगे, लाइक या डिसलाइक का बात करेंगे, तो वहां उसके बाद यदि आ जाए सुपरलेटिव, यानी जब कॉम्प्लीमेंट्री स्वरूप में इसका रहे तो आर्टिकल नहीं लगता है. मैं उसे सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, आई लाइक हिम मोस्ट, वहां द मोस्ट की जरूरत नहीं है. तो उसी तरह बनेगा कि विच ऑफ द मैगजीन्स डू यू लाइक, द बेस्ट नहीं, लाइक बेस्ट होना चाहिए. ऑप्शन नंबर कौन बना? कोहली इज द बेटर ऑफ ऑल द प्लेयर्स. एक बात बताइएगा, ऑल द प्लेयर्स से जब तुलना हो रहा है कि द बेटर होगा कि द बेस्ट होगा, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. तुलना कब करते हैं कंपैरेटिव का? जब दो का चर्चा करते हैं. और जब दो से ज्यादा का चर्चा करेंगे तब तो हमारा सुपरलेटिव आना चाहिए ना. ध्यान देंगे. आई वॉज ड्राइविंग द कार विथ वन हैंड. एक हाथ से मैं ड्राइव कर रहा था. एंड रिलीजिंग आइसक्रीम, और आइसक्रीम का मजा ले रहा था विथ अनदर हैंड. यहीं पर गलती है. जब कभी वन के साथ कॉम्बिनेशन बनाना हो तो अदर का कॉम्बिनेशन बनता, अनदर का नहीं. याद रखें, सॉम के साथ अदर्स बोले थे, अदर नहीं अदर्स बोले थे. और याद रखेंगे कि वन के साथ क्या बोला हूं? अदर का प्रयोग करते हैं. तो यहां पर क्या होगा? अनदर हैंड नहीं, अदर हैंड का प्रयोग करेंगे. ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ही इज वेरी बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. क्यों दिमाग लगाइएगा? वेरी बेस्ट स्टूडेंट द क्लास कह रहा है, तो वेरी इन द क्लास, तो वहां पर वेरी होगा कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास होना चाहिए. ऐसे कभी कभी एक चीज आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सुपरलेटिव फॉर्म एक जगह आपको और धोखा देता है. वेरी प्लस पॉजिटिव के जगह पर कहीं कहीं लोग सुपरलेटिव डायरेक्ट यूज कर देते. राम इज द बेस्ट स्टूडेंट, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट चलेगा, लेकिन किसके तुलना में बेस्ट है ये कहीं हम चर्चा किए हैं. सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलती नहीं है, लेकिन सेंस जरूर गलती है. वहां पर यदि हमको ये दर्शाना हो तो हमको कहना चाहिए राम इज अ वेरी गुड स्टूडेंट. वहां पर द बेस्ट डायरेक्ट ऐसे मत हम सुपरलेटिव का बर्बादी करें. सुपरलेटिव कब होगा? जब कंपैरिजन में वो किसी से बेस्ट निकलेगा तभी यूज करें. ध्यान रखें. तो ऐसा रिप्लेसमेंट से बचिएगा. यहां सही है दी, क्लास में तुलना हो रहा है. विकास इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, इफ नॉट अ स्मार्टर. फिर एक चीज ध्यान दीजिएगा, वन में ऑफ रहे तो निश्चित रूप से डिग्री हमेशा सुपरलेटिव आना चाहिए, सुपरलेटिव फॉर्म होगा. कभी भी वन ऑफ रहे, राम इज वन ऑफ द स्मार्टर स्टूडेंट्स नहीं, द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स होगा. दिस इज वन ऑफ द बिजियर रोड्स नहीं, वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड्स होगा. लेकिन हाँ, इसमें नाउन पीसीएन हो जाता है ऑफ के बाद, ऐसे भी नाउन में पढ़े थे आप. और यदि इसमें आगे इफ नॉट जुड़ जाए तो वहां फिर सुपरलेटिव ही होगा, सुपरलेटिव फॉर्म ही होगा. याद रखें, एज में पॉजिटिव था, इफ नॉट जुड़ा था कंपैरेटिव था. लेकिन इसमें क्या है? इसमें है कि वन ऑफ में सुपरलेटिव, इफ नॉट के बावजूद भी सुपरलेटिव. विकास इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, सबसे स्मार्ट में से एक है विकास इन आवर क्लास, हमारे क्लास में.
न कि सबसे ज्यादा स्मार्ट। तो यहां द स्मार्टेस्ट का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट, बिना किसी लाग लपेट का, बिना किसी संदेह का, यू आर बेटर देन, यू आर बेटर देन ऑल द बॉयज, यही गलती हो गया। बेटर देन ऑल द बॉयज इन द क्लास एंड रीजंस आर काउंटलेस। और है कि बिना किसी लाग लपेट का आप किसी भी छात्र से, तो अब एक बात बताइएगा, दो तरीका से हो सकता है, ध्यान दीजिए। या तो आप बेटर देन करेंगे तो द हटा के ऑल अदर कर दीजिए, तब तो एनी अदर ऑल अदर याद होगा, बेटर देन के साथ ऐसे नहीं यूज होगा। ऑल अदर का प्रयोग करेंगे कि यू आर बेटर देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास एंड रीजन आर काउंटलेस, और नहीं तो अदर्स। एक तो तरीका समझ में आ गया होगा, दूसरे तरीका में जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल द बॉयज छोड़ के सीधे कर देंगे कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट अमंग कर दें, इन कर दें, तो ऑल द बॉयज इन द क्लास चल सकता है, लेकिन हमको अभी अमंग जोड़ने का हक नहीं है, इसलिए हमको ऑप्शन यही करना पड़ेगा कि दी हटा के अदर लगाना पड़ेगा। आंसर नंबर सी बनाना। आलिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट इज सिटिंग इन द क्लास। थोड़ा सा ध्यान दे, आलिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव पढ़े थे, सही है, नाउन भी प्लूरल हो गया है, परंतु याद रखें वन प्लस ऑफ में यदि सुपरलेटिव आ जाए तो नाउन तो पीसीएन होगा ही, प्लूरल काउंटेबल नाउन। हाँ, इसमें यदि दैट आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आना चाहिए, तो दैट इज नहीं दैट आर होगा। अब लॉजिक समझिए, दैट क्या है, रिलेटिव है, रिलेटिव वर्ब किसके अनुसार लेता है, तो एंटीसीडेंट्स के अनुसार लेता है, तो एंटीसीडेंट्स के अनुसार लेगा तो इज नहीं क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना है, सी। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑफ हिज ग्रेटनेस, उसके महानता का यह सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो एक बात आपको बता दें कि मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि सुपरलेटिव इन एमिनेंस होते हैं, वो अपने चरम सीमा पर, उन्हें अब्सोल्यूट सुपरलेटिव या एमिनेंस सुपरलेटिव कहा जाता है। तो वो ऐसे होते हैं जिनका पॉजिटिव नहीं होता, जिनका कंपेरेटिव नहीं होता, वो होते हैं सुपरलेटिव में और यूज होते हैं पॉजिटिव की तरफ। उनको बोला जाता है ग्रामर में सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस। एमिनेंस को ये भी बोल सकते हैं आप ऑब्सोल्यूट सुपरलेटिव, और ये ऐसे ऑब्सोल्यूट सुपरलेटिव्स हैं जो कि यूज होते हैं पॉजिटिव की तरह। यूनिक, यूनिवर्सल, प्राइम, परफेक्ट, आइडियल, इम्पॉसिबल। ध्यान रखें, टॉप, बॉटम, ये सब अपने आप में सुपर हैं, इनके साथ मोर, मोस्ट आदि का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है। तो बताइएगा उसी में परफेक्ट है, चीप है, आइडियल है, इम्पॉसिबल है, प्राइम है, तो इन सब के साथ कभी आप यूज मत कीजिएगा मोर मोस्ट, आंसर हट जाएगा। हाँ, इसमें दी कैसे यूज हुआ, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के साथ है, इसलिए दी लग सकता है। आंसर नंबर, आई नो, मुझे पता है, यू, आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको बहुत बढ़िया से जानता हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर एज क्लेवर, एज क्लेवरर एज सी इज, एज क्लेवरर एज सी इज। अब एक बात बताइए, आई नो यू वेरी वेल, मैं बढ़िया से जानता हूं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सच्चाई तो यह है कि आप पर क्लेवरर एज, तो आएज, आएज के बीच में कभी भी पॉजिटिव ही यूज होगा। हाँ, इसमें इफ नॉट जुड़ता था कंपैरेटिव, अभी अभी चर्चा किए थे, तो यहां पर हमको क्या यूज करना पड़ेगा, एज क्लेवर एज। आंसर नंबर कौन बना, डी। दिस बुक इज सो ब्यूटीफुल एज हर्स, सो यू कैन ऑल्सो बोरो हर बुक्स। ध्यान रखा जाए, कर एज यूजफुल, सो यूजफुल एज, दिस बुक इज सो यूजफुल एज, एज और सो एज। थोड़ा सा याद रखें, एज पॉजिटिव
और एज, ये एज पॉजिटिव और एज पॉजिटिव एज, ये जो होता है अफर्मेटिव सेंस कहें या पॉजिटिव सेंस कहें उसमें यूज होता है, जबकि सो के साथ पॉजिटिव एज हमेशा नेगेटिव स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो बताइएगा कि कह रहा है कि दिस बुक इज सो यूजफुल एज हर्स, नहीं, क्या होना चाहिए एज यूजफुल, क्योंकि ये तो बात नेगेटिव का कहीं कर नहीं रहा है। आंसर नंबर कौन बनेगा? ए। ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, वो बहुत व्यस्त जिंदगी जीता है। सो ही गोज एवरीवेयर बाई ए कार, नहीं बाई कार। अभी अभी तो हम बोले थे कि प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो आर्टिकल बंद कर देता है, तो बाई ए कार नहीं, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, ये सब का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन बना है? डी। आगे है सी इज टू वीक दैट she cannot walk, so let us stop here for some more time। वो इतना थक चुकी है कि वो चल नहीं सकती है, अतः कुछ देर यहां रुका जाए। एक बात बताइए, यहां दैट लगा दिया है, जब दैट लगता है तो आपको यहां टू नहीं लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस नेगेटिव क्लोज, नेगेटिव क्लोज, यहां हमेशा नेगेटिव आता है। कैसे? जब सो एडजेक्टिव। इसको किस तरह से आप देखते हैं, तो इसको आप रिमूव से ऐड करके देखिए। सी इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकती, तो बोला जाएगा सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। तो अब बताया जाए कि टू वीक होगा कि सो वीक होगा, ऑप्शन आपको मिल गया होगा। सी इज टू मच यंग टू विन दिस वर्ल्ड। ध्यान दें, सी वाज टू मच, ये यंग क्या है? एडजेक्टिव। थोड़ा सा वर्ड याद रखिएगा, अक्सर झगड़ा लगता है टू मच का और मच टू का। जब टू मच आवे, मच टू आवे, तो टू मच क्वांटिटी दर्शाता है और मच टू इंटेंसिटी दर्शाता है। मच क्वांटिटी पेश करेगा, मच टू इंटेंसिटी तीव्रता दर्शाएगा किसी क्वालिटी का। तो मच, लॉजिक समझिए कि टू मच किसको प्रिसीड करेगा? तो नाउन को। अब मच टू किसको प्रिसीड करेगा? तो एडजेक्टिव को। अब बताइए यंग क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले टू मच होगा कि मच टू होगा? आपको याद रखना होगा। आंसर नंबर बी, ये खतरनाक हो सकते हैं एग्जाम के लिए। इन ए आवर्स टाइम when I had finished the work, I got up and slipped out unnoticed. In a hours time, यहीं पर गलती हो गया। ध्यान दे, आवर का यदि सेंस देंगे, आपको आवर यदि हिंदी में लिखना हो तो किससे शुरुआत मिल रहा है? तो आपका वाउल साउंड से शुरुआत मिल रहा है, बाउल से। जब बाउल से मिलेगा तो ए आवर होगा कि एन आवर होगा? आंसर नंबर, India is such a developing nation that it will definitely be on the top of the world very soon। भारत इस तरह का विकासशील देश है कि बहुत जल्दी वो दुनिया के शीर्ष पर आ जाएगा। तो सच में यदि यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नेशन आ गया है तो सच और डेवलपिंग नेशन होना चाहिए। सच अ बैड रोड, सच अ डेवलपिंग नेशन, सच अ डल स्टूडेंट, ऐसा यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? Is your brother enough intelligent to solve this difficult and abstruse problem? क्या आपका भाई इतना इंटेलिजेंट है कि इस तरह का जटिल सवाल बना दे? तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर इज योर ब्रदर चलेगा, एनफ इंटेलिजेंट यही गलती है। आपको बता दूं कि कोई पॉजिटिव फॉर्म रहे, कोई पॉजिटिव डिग्री रहे, तो उसको प्रिसीड करने के लिए, उसके क्वालिटी का इंटेंसिफाई करने के लिए उसके पहले वेरी आता है। राम इज स्मार्ट, राम इज वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। परंतु यदि कहीं इसके क्वांटिटी को, इसके इंटेंसिटी को अपने योग पर्याप्त सेंस में देना हो तो हमेशा एनफ का प्रयोग बाद में होगा। एडजेक्टिव को अगर क्वालिफाई करें एनफ तो एडजेक्टिव के बाद होगा।
एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब के बाद होगा। एनफ कहाँ आता है? तो केवल नाउन के पहले आता है। बढ़िया से समझ लीजिए ये बात, एनफ नाउन के पहले आएगा। एनफ मनी, एनफ सपोर्ट, ये सब चलेगा, नाउन को प्रिसीड कर सकता है। लेकिन बाकी कहीं यदि होगा, कहीं यदि होगा एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ, तो आपको एनफ लगाना पड़ेगा हमेशा बाद में। तो क्या बनेगा? यहां इंटेलिजेंट एनफ का प्रयोग करना पड़ेगा। आंसर नंबर, ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयस। ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदियों में से एक है जो हिमालय से निकलती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, और नदी, नहर, झील, झरना, तालाब, सागर, महासागर के प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नेम में दी लगता है, याद रखिएगा। प्रॉपर नेम में कॉमन नेम रहे तो ए भी चलेगा, एन भी चलेगा, दी भी चलेगा, जैसा यूज करना हो वैसा हम कर सकते हैं। परंतु यदि उसका प्रॉपर नाउन आ जाए, रिवर लिखा रहे कि दिस इज अ रिवर, द रिवर, स्थिति अनुसार हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि रिवर का नाम गंगा दे दे, ब्रह्मपुत्र दे दे, उसका प्रॉपर नेम हो जाए, यानी जल संचय, वाटर कंटेनिंग प्लेस के प्रॉपर नेम में दी लगता है। इतना याद रखिए। आंसर नंबर ए। इट इज अ वेल नोन फैक्ट, यह एक बिल्कुल जाना माना तथ्य है, दैट ही इज वेरी वाइजर देन श्याम इन सो मेनी वेज। कई मायने में वो श्याम से ज्यादा बुद्धिमान है। तो वाइजर देन तुलना हो रहा है। तो अभी अभी आपको बोले थे कि वेरी प्रिसीड किसको करता है? तो पॉजिटिव डिग्री को करता है। कंपैरेटिव को प्रिसीड करना होगा तो कौन आएगा? तो वहां मच या फार का प्रयोग करना पड़ेगा। कंपैरेटिव के पहले यदि हमको यूज करना होगा तो मच का प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। मच वाइजर देन, फार वाइजर देन, लेकिन वेरी नहीं लगेगा, अतः वेरी हटा दीजिए, और नहीं तो मच लगा दीजिए हटाकर। आंसर नंबर आपको मिल गया होगा सी। ही इज नाउ 10 years elder than his son who is now 9 years old। ध्यान दें, अलग बात है, कह रहा है कि he is now 10 years elder than his son। ही किसी अन्य व्यक्ति के लिए है, और ये उसका बेटा वो किसी अलग के लिए है। यानी किसी को दिखाकर वो कह रहा है कि वो आदमी किसी अन्य को दिखाता है कि उसके बेटे से 10 साल बड़ा है, जो कि अभी 9 साल का है। तो ध्यान दीजिए, ही इज नाउ 10 years एल्डर देन, नहीं ओल्डर देन होगा। ऐसे भी तो हम आपको बताए हैं कि जब समय का जिक्र हो जाए, 5 साल, 7 साल, 10 साल, कुछ भी, तो एकमात्र ऑप्शन आपके पास है कौन? ओल्डर देन। द गंगेज सही है, गंगा में दी लगा है। इज फॉर नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में गंगा का जितना महत्व है, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो वही कृष्णा नदी भी है, तो कृष्णा नदी के भी पहले भी दी लगेगा। आंसर नंबर कौन बना? इवन दो आवर टीम टुक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस। यहां तक कि कह सकते हैं कि हमारी टीम जो थी वो फील्ड में गई बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन ध्यान दें, दो के साथ यदि यूज करते हैं इवन दो, तो वह कंट्रास्ट करता है। तो गई थी, ऑलरेडी यहां कमा जो लगा है वो लेकिन का सेंस देता है दो के साथ, ऑल दो के साथ। लेकिन द अपोजिशन, लेकिन जो विपक्षी टीम थी, मेड देम ईट द हम्बल पाई, उन्हें बिल्कुल एहसास करा दिया अपने ताकत का। तो एक फ्रेज होता है, मेक ए हम्बल पाई, हम्बल पाई, जिसका अर्थ होता है शांत भाव से माफी मांगना, या चुपचाप अपनी गलती या हार स्वीकार लेना। अब बताइएगा कि इट द हम्बल पाई होगा कि इट ए हम्बल पाई होगा? आंसर नंबर डी। ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग,
ईदर ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर और ए एडिटर की एन एडिटर। आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई बड़ा बात नहीं है यह। विदाउट एनी शेड ऑफ डाउट, बिना किसी लाग लपेट के, बिना संदेह का, दिस इज रियली एंड ट्रूली ए वर्थ नथिंग मैटर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत बढ़िया एक बात है, वर्थ का प्रयोग अक्सर एग्जाम में आता है। ध्यान रखेंगे, वर्थ का प्रयोग कहां आता है, तो नाउन के बाद आता है। वर्थ का प्रयोग नाउन के बाद आता है, जो किसी चीज की काबिलियत को दर्शाता है। कह रहा है क्या कि यहां पर यदि मैं कहूं कि यह किताब पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग, वर्थ रीडिंग, पढ़ने लायक है, पढ़ने के काबिल है, तो ध्यान रखा जाए। मैं कहूं कि ये लड़का ये काम करने के लिए बहुत बढ़िया है, दिस इज बॉय, दिस इज द बॉय वर्थ डूइंग दिस वर्क, तो याद रखिएगा कि वहां वर्थ का प्रयोग करते ऐसे कीमत के रूप में भी यूज होता है। तो याद रखें कि विदाउट एनी शेड ऑफ डाउट, दिस इज रियली एंड ट्रूली ए वर्थ नथिंग मैटर, नहीं, इज ट्रूली ए मैटर। तब क्या हो जाएगा, वर्थ नथिंग, इसका कोई मोल महत्व तो नहीं है। तो आंसर नंबर कौन बना, डी, द रेड फोर्ट, सही है, इज ए वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट। फिर वही क्वेश्चन है, बनेगा कि द रेड फोर्ट इज अ मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट वर्थ सीइंग होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना, all the staffs of this office hold the view that Mr. Sinha is a very wise and an intelligent officer. ध्यान रखा जाए, all the staffs of this office hold the view, सबका ख्यालात यही है that Mr. Sinha is a very wise and an intelligent officer। एक ऑफिसर नाउन के लिए, एक नाउन के लिए यदि एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल केवल केवल पहले को प्रिसीड करेगा। एक व्यक्ति, राम इज ए स्मार्ट एंड ए हैंडसम बॉय, नहीं, राम इज ए स्मार्ट एंड हैंडसम बॉय, वहां आर्टिकल केवल पहला में प्रिसीड होगा, यह आर्टिकल गलत है। आंसर नंबर डी। डू यू नो, क्या आपको पता है that इंदिरा गांधी was the first politician of her time? क्या आपको पता है कि इंदिरा गांधी अपने जमाने की क्या फर्स्ट नेता थी कि फोरमोस्ट नेता थी? पहले भी मैं बता चुका हूं कि यदि कहीं लीडिंग क्वालिटी दर्शाना हो, लीडरशिप क्वालिटी दर्शाना हो कि किसी काम में, तो वहां पर फर्स्ट नहीं फोरमोस्ट का प्रयोग किया जाएगा। फोरमोस्ट, फोरमोस्ट, ध्यान रखें। होल द इंडिया ऑन द डेथ ऑफ भगवान रजनीश, पूरा भारत भगवान रजनीश के मौत का शोक मनाया। ध्यान दें, होल नहीं, यहां याद रखिए ऑल के साथ दी बाद में आता है, लेकिन होल के साथ दी जो है वो पहले आता है। द होल, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, द होल चैप्टर, द होल चैप्टर नहीं तो ऑल द चैप्टर्स। वहां यदि एक से दो से ज्यादा चैप्टर हो जाए तो ऑल द चैप्टर्स हो जाएंगे, नहीं तो एक ही चैप्टर का एंटायर दर्शाना हो तो द होल चैप्टर। तो ध्यान रखा जाए कि यहाँ दी पहले आएगा, द होल इंडिया, और नहीं तो द होल ऑफ इंडिया, जैसे द होल ऑफ अमेरिका बताए थे टॉर्नेडो में। नीदर ए बुक बिलोंग्स टू मी, so I cannot allow you take the book you are asking me for। ये दोनों में से कोई किताब मेरा नहीं है, अतः मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता जो आप मांग रहे हैं। तो जब नीदर हो ही गया तो एक की क्या जरूरत है, नीदर बुक, मतलब दोनों में से कोई नहीं, एक का कहीं जगह नहीं है। द वर्कर्स हैव बीन ऑन ए स्ट्राइक फॉर मोर देन 1 month, वर्कर्स जो है एक महीना से ज्यादा से स्ट्राइक पर है। एंड हैव बीन आस्किंग फॉर ए पे राइज, और वो कह रहे हैं कि हमारा पेमेंट बढ़ाइए। ध्यान दें, द वर्कर्स हैव बीन ऑन ए स्ट्राइक नहीं, फ्रेज है ऑन स्ट्राइक, ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर जाना, हड़ताल पर होना, ऑन स्ट्राइक। आंसर नंबर कौन बनेगा, बी। आगे बढ़ रहे हैं कि हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, यही गलती है, हर ब्लैक लॉन्ग नहीं, साइज जो है
हमेशा कलर के पहले होगा, साइज हमेशा कलर के पहले होता है, इसलिए यहां लॉन्ग ब्लैक का प्रयोग करेंगे। और लॉन्ग ब्लैक हेयर, आंसर नंबर कौन बना? ए। 150 क्वेश्चन खत्म हो गया है।